महाराष्ट्र की सियासत में इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है। दो गठबंधन आमने सामने हैं, एमबीए और एनडीए। एक तरफ बीजेपी है और उसके साथ शिवसेना शिंदे गुट है और एनसीपी का अजीत गुट है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है और उसके साथ शरद पवार है, उनकी एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। ये चुनाव एनसीपी और शिवसेना में चल रहे असली और नकली के झगड़े को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा, मोहर लगा देगा कि जनता ने किसे असली माना और किसे नकली। वैसे इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी सीट पर लोगों की नजरें हैं तो वो बारामती है, जहां एनसीपी अजीत गुट के चीफ अजीत पवार का मुकाबला अपने ही भतीजे योगेंद्र पवार से है, जो शरद पवार की एनसीपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार ने जब नामांकन किया तो अपने चाचा शरद पवार पर तीखा हमला किया था। कहा था कि एनसीपी संरक्षक शरद पवार में परिवार में फूट डाली और मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। पहले मैंने गलती की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब शरद पवार भी गलती कर रहे हैं और शरद पवार ने अब अजीत को जवाब दिया है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बारामती सीट इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई है और चाचा अपने चाचा से शिकायत कर रहा है कि आपने सही नहीं किया। बात अजीत पवार की अपने भतीजे योगेंद्र पवार की चुनावी लड़ाई की नहीं, बल्कि चुनाव में अजीत पवार की इज्जत दांव पर है, इसकी है। क्योंकि अजीत पवार अपने जीवन में एक भी चुनाव आज तक नहीं हारे हैं। बारामती सीट को अजीत पवार के लिए अवैध किला माना जाता है, लेकिन इस बार बारामती सीट उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव हार गई थी और उन्हें किसी और ने नहीं हराया था, बल्कि शरद गुट की सुप्रिया सुले ने हराया था। और उस वक्त भी चुनाव पवार वर्सेस पवार का ही था, यानी उस बार भी परिवार में ही लड़ाई थी, ननद भाभी आमने सामने थी और उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये सीट सुर्खियों में थी और इस बार भी ये सीट सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुप्रिया सुले को 48,000 से भी ज्यादा वोटों की लीड मिली थी, जबकि अजीत पवार ने अपनी पत्नी यानी सुनेत्रा पवार के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। यानी बारामती की जनता ने एक तरह से यह बता दिया था कि वो शरद पवार के साथ हैं और उन्हीं को असली एनसीपी मानते हैं। इसलिए जब अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार ने उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा, तो अब अजीत चाचा पर परिवार तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर अजीत डर रहे हैं कि कहीं वो ही ना हो जाए जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। और अब शरद पवार ने अजीत को उनके हर आरोपों का जवाब दिया है। शरद पवार ने कहा, प्रदेश में कई साल से हम लोगों ने एक पार्टी बनाई है, आप लोगों ने भी समर्थन किया, कई साल तक निर्वाचित किया। राष्ट्रवादी पार्टी किसने बनाई? मैंने बनाई। ये किसका संकेत था? कुछ लोगों ने हम पर मुकदमा दायर कर दिया और दावा किया कि ये निशान उनका है। मेरे नाम पर एक समन जारी किया गया था, जिसमें अदालत में पेश होने के लिए भी कहा गया था। मैं कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन कोर्ट ने मुझे पार्टी और साइन नहीं दिया, बल्कि जिन्होंने हम पर मुकदमा किया उन्हें पार्टी और चिन्ह देने का फैसला किया। हमारी पार्टी चुराई गई, सिंबल चुराया गया। मैं ये देखूंगा कि परिवार एक रहे, यही मेरी स्वभाव है। मुझे कई पद देने का अधिकार था, बहुतों को दिया भी, उप मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन अपनी बेटी सुप्रिया को कोई पद नहीं दिया। उसने कभी पूछा भी नहीं, अपनी ही बेटी को कोई पद नहीं दिया। यानी साफ है कि शरद पवार ने अजीत पवार का नाम कहीं भी नहीं लिया, लेकिन जो कुछ भी कहा उसका इशारा साफ था कि पार्टी परिवार तो तोड़ने के लिए सिर्फ अजीत पवार जिम्मेदार है। अजीत पवार ने पद के लिए पार्टी तोड़ दी, डिप्टी सीएम बनने के लिए परिवार को तोड़ दिया और शरद पवार ने अजीत से उल्टा सवाल भी कर दिया। तो शरद पवार ने सवाल पूछा कि पवार परिवार को तोड़ा गया, अब मैंने प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को दी है। राजनीति में कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन आप अपने सहकर्मियों को नहीं छोड़ते। जब बिजली नहीं थी तब हमारे साथियों ने आंदोलन किया, जल्दी उठे कर सरकार में चले गए। उस रात गवर्नर को नींद से जगाया गया। नतीजा क्या हुआ? सरकार 4 दिन चली। ये बात ठीक नहीं है। जिनके हाथ में काम दिया वो पक्ष लेकर कहीं और बैठ गए। मैंने कभी उनकी बात के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। यानी पवार का जो इशारा था, इस बयान के जरिए से पवार ने 2019 के बात की। 2019 में अजीत पवार का फडणवीस के साथ सरकार बनाने को लेकर था। बाद में अजीत वापस लौट आए थे, क्योंकि अजीत अपने साथ एनसीपी के एक भी विधायक नहीं ले जा सके थे। सारे के सारे विधायक
शरद पवार के पास ही रह गए थे। लेकिन 2023 में अजीत के साथ एनसीपी के 40 विधायक चले गए थे, जिससे एनसीपी तो टूटी ही, परिवार भी टूट गया। शरद पवार ने अजीत पवार का नाम लिए बिना उन्हें जमकर सुनाया, खूब खरी खोटी सुनाई, तो नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला किया। नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र का विकास रोकने वाला नेता तक शरद पवार ने बता दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के चलते महाराष्ट्र में हजारों लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। शरद पवार ने कहा कि एक वक्त था जब औद्योगिकरण की वजह से कई कंपनियां पुणे के दक्षिण की ओर आ गईं। एयरबस को लेकर रतन टाटा ने फैसला लिया। टाटा ने कहा कि हम ये विमान विदेश से क्यों लें। उन्होंने इसे यहीं बनाने का फैसला लिया और नागपुर में जगह दे दी। अब आया मोदी जी का राज। उन्होंने कंपनी को फोन कर बताया कि फैक्ट्री गुजरात में बनेगी। महाराष्ट्र के हजारों बच्चों को काम मिलने वाला था और वो फैक्ट्री आज गुजरात चली गई। तो नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को सिर्फ एक झटका नहीं दिया है, बल्कि वो महाराष्ट्र को लगातार झटके पे झटके देते रहे हैं। और शरद पवार ने उन तमाम मुद्दों को उठाया। शरद पवार ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार थी तो फॉक्सकॉन के साथ बातचीत कर रही थी। तब कर्नाटक और तेलंगाना अन्य दो की सरकार भी इस प्रोजेक्ट में रुचि ले रही थी। गुजरात तस्वीर में कहीं नहीं था। एमबीए सरकार ने कई बार कंपनी के साथ बातचीत की। हम जमीन, पानी और बिजली को लेकर भी समझौते पर पहुंचे थे। वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान एमबीए के नेताओं से कहा कि अब केवल केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत है। वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट युवाओं को नौकरियां देती। पीएम मोदी ने उन्हें बुलाया और फैक्ट्री गुजरात ले गए। प्रधानमंत्री राज्य का ही नहीं देश का होता है, लेकिन उन्होंने केवल एक ही राज्य का विकास किया और वो राज्य है गुजरात। उद्योग के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 था, अब 5 पर चला गया है और रोजगार छीनने वाले लोगों का समर्थन नहीं किया जाएगा। यानी शरद पवार ने पीएम मोदी और अजीत पवार दोनों को ही साफ साफ बता दिया कि असली एनसीपी की नीति क्या है। पीएम मोदी की नीतियों को महाराष्ट्र विरोधी करार दे दिया तो अजीत पवार को पद का लालची तक उन्होंने कह दिया। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने अजीत का नाम एक बार भी नहीं लिया। दरअसल अजीत पवार की बगावत को सीनियर पवार अभी तक भूल नहीं पाए और ये नाराजगी उनकी समय समय पर देखी भी गई है और ना ही उन नेताओं को भूल पाए हैं जिन्होंने आगे बढ़ाया और जब अजीत ने बगावत की तो वो सभी लोग अजीत के साथ चले गए। शरद पवार ने अजीत के साथ गए हर बड़े नेता को अपने टारगेट पर ले लिया है। विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजीत गुट के दिग्गजों के खिलाफ पवार ने अपना हर दांव आजमाया है और अजीत पवार के खिलाफ तो परिवार का सदस्य ही उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे योगेंद्र पवार भारी पड़ रहे हैं और अजीत पवार को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। इसलिए वो शरद पवार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि योगेंद्र को उनके सामने से हटा लिया जाए, जिससे वो बारामती सीट आसानी से जीत जाएं, क्योंकि योगेंद्र सामने रहेंगे तो अजीत की हार तय मानी जा रही है और शरद पवार भी यही चाहते हैं। इसलिए उन्होंने साफ कह दिया है कि योगेंद्र चुनाव लड़ेंगे। ये लोकतंत्र है जिसमें सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यानी साफ है कि अजीत पवार को टेंशन है कि योगेंद्र पवार को वहां से उतार दिया गया है और अब एक बार फिर से पारिवारिक लड़ाई हो गई है उस सीट पर और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उससे तो साफ ही है कि पलड़ा हो सकता है इस बार भी शरद गुट का भारी हो और इसी वजह से अजीत पवार टेंशन में और अब वो चीज कह रहे हैं जो उन्होंने खुद नहीं सोची थी। खुद राजनीति में परिवार को लेकर आए, राजनीति में परिवार को तोड़ दिया और अब वो आरोप शरद पवार पर लगा रहे हैं और इसी को लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अजीत पवार डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें इस बार हारने का डर सता रहा है, जबकि अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है अजीत पवार का वो यही है कि वो कभी नहीं हारे हैं। लेकिन अगर इस बार वो हार जाते हैं तो उनका जो एनसीपी को तोड़कर जो उन्होंने सारी चीजें छीन ली शरद पवार से, कहीं ना कहीं उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।